everyone, welcome back to my channel Study with Nidhi. This is Nidhi Pandey here. I hope you are doing very well for your examination. तो आज हमारा यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं. हमने यूनिट नंबर 1 के तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए, यूनिट नंबर 2 के तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए एंड देन यूनिट नंबर 3 के भी तीनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, राइट. अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट नंबर 4 पे, जिसके अंदर की 4 चैप्टर्स हैं ओवरऑल, बट हम आज ही क्लास में 2 चैप्टर्स करेंगे, देन हम कल की क्लास में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, राइट. देखिए आज ही क्लास में आपके पास है प्राइसिंग एंड देन है आपके पास ये फर्स्ट चैप्टर है आपका प्राइसिंग एंड देन सेकंड चैप्टर आपका होगा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो प्राइसिंग आज दिन पहले प्राइसिंग के बेसिक्स देखते हैं, उसके बाद इसको नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, देन वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी आज खत्म करेंगे, राइट. देखिए सबसे पहले अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, प्राइसिंग क्या है? प्राइस से आप समझते हो, प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का कोई प्राइस होता है, उसको हम प्राइस कहते हैं, ठीक है. उस प्रोडक्ट को उस प्राइस को सेट करने को ही हम कहते हैं प्राइसिंग, ठीक है. बहुत सिंपल है, चीजों को बिल्कुल भी जैसे अभी हमने 1 2 3 यूनिट एकदम बेसिक्स के साथ और एकदम एक्चुअल एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट किया है, उसी रिगार्डिंग आप इनको भी कंप्लीट करेंगे. 2 यूनिट्स बचते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करो. आप लोगों का 3 दिन बाद एग्जाम, आपको पता ही होगा. बिना टाइम वेस्ट के जल्दी जल्दी स्टार्ट करते. देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप दुकान पे जाते हो, आपको कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए, आपने कहा कि इसका कितना प्राइस है, यानी कि ये कितने रुपए का है, तो उसकी प्राइस, उस प्राइस को सेट करना, वो प्राइस कहाँ से सेट होगा, आज हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे. किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस हम किन किन चीजों को ध्यान में रख के सेट करते हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है. अगर हम किसी भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर का प्राइस 20 रुपीज है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ और वैसे भी 20 रुपीज है. अगर इस मार्कर का प्राइस 20 रुपीज है, तो इस मार्कर का प्राइस किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के सेट किया, कैसे इस मार्कर का प्राइस 20 रुपए आया, इसकी कॉस्ट को ध्यान में रख के किया होगा, इसके काफी फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनका ध्यान में रख के किया होगा. तो ये प्राइस ही सेट करने को हम बोलते हैं प्राइसिंग, राइट. अब हम इसको वैसे में भी इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, बट मैं यहाँ पे इसके कुछ चीजें बताऊंगी. हमें इस फर्दर चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़नी है, जैसे हम हर चैप्टर में पढ़ते हैं. पहले इसके यहाँ पे बेसिक्स, देन इसको अच्छे से नोट से कवर, देन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर फिनिश, राइट. अब देखिए हम इस चैप्टर में प्राइसिंग के पढ़ने वाले हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है प्राइसिंग, प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग का यूज क्या है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है. अगर हम प्राइस करते हैं, प्राइसिंग को सेट करते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपनी बेसिक सेंस से देखोगे, अगर आप मार्केट में गए, आपने कहा कि भैया दुकान पे गए, भैया मुझे एक मार्केट चाहिए, उसने कहा ठीक है भैया, आपने कहा भैया कितने रुपए का है, उन्होंने कहा भैया 20 रुपए का है, तो वहां पे वो जो इसका प्राइस है वो फिक्स है, ठीक है, इसका प्राइस आपने फिक्स कर दिया है, तो आप उसको ना दिक्कत नहीं होगी. कितने का प्राइस है भैया, अच्छा कॉस्ट इसकी इतनी है, क्या आप इतने रुपए दे दो, ऐसा तो नहीं कोई कहता. आपके पास एक फिक्स प्राइस है 20 रुपए का, आपने 20 रुपए दिए, भैया लाओ मार्केट दे दो. तो यहाँ पे उसका काम आसान हो गया, आपका भी काम आसान हो गया, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी इसके अंदर ऐड है, उसकी कॉस्ट भी इसके अंदर ऐड है, काफी चीजें उसने दिमाग लगा के इसके अंदर बताई है, तभी इसका कॉस्ट जो है वो प्राइस जो है वो इतना बड़ा है. तो वही कहते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है प्राइस को सेट करने का, प्राइस को क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट. फिर क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं. यानी कि अगर मैं बात करूं कि इस मार्कर का प्राइस अगर 20 रुपए है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है. तो 2 तरीकों से कोई भी फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं किसी भी प्राइस, प्रोडक्ट के किसी भी प्राइस को. देखिए या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली. इंटरनली जैसे कि उसके इंटरनली में आते हैं आप लोगों का कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. अगर इस मार्कर का बनावट ही 20 रुपए है, तो कैसे कोई भी शॉपकीपर इसको 20 रुपए में बेच सकता है, नो पॉसिबल. तो यही कहता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला आपका इंटरनली करेगा, एक्सटर्नली करेगा. इंटरनली में आपका आ गया जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और भी काफी चीजें. एम्प्लॉयज आपके, अगर आपके एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहे हैं, जो भी आपके वर्कर्स हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो टाइम पे नहीं बन पाएगा और उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी और आपका काम भी सही से नहीं हो पाएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, सारे के सारे रिसोर्सेज भी बेकार हो जाएंगे. तो वो आपका इंटरनली फैक्टर हो गया, वो अफेक्ट करता है. अब एक्सटर्नल और भी चीजें आप और नोट्स के साथ पढ़ेंगे. एक्सटर्नल में अगर मैं बात करूं, जो एक्सटर्नली में ओवरव्यू देखूं पूरे चैप्टर का, एक्सटर्नली अगर मैं बात करूं, अगर गवर्नमेंट की कोई भी मान लो कोई भी स्कीम आ गई कि ये जो ये है ना मार्कर, डॉम्स के मार्कर बनना बंद, आपका क्या, आपका नुकसान हो गया, आपके जो प्राइसिंग है वो अफेक्ट हो गए, सिंपल सी बात है, ठीक है. आपका रिसोर्सेज बेकार, सब कुछ बेकार हो गया. अगर इसको भी हटा के मैं कहूँ कि अगर इन्फ्लेशन आ गई, यानी मतलब क्या तो महंगाई आ गई, तो आपका जो इंक है, मान लो इसके अंदर इंक भरी जा रही वो ही 15 रुपए की हो गई, तो इसकी बॉडी वगैरह सब कुछ
आपके प्राइस को अफेक्ट किससे किया, इन्फ्लेशन ने, वो इकोनॉमिक में आता है, आपको पता होगा इकोनॉमी में आता है इन्फ्लेशन आपका, तो ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया। तो यही चीजें फैक्टर्स अफेक्टिंग, यही कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट को। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्राइसिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या उद्देश्य है प्राइसिंग को करने का। सिंपल सी बात है, अगर आप प्राइस किसी भी चीज पे सेट कर देते हो तो आपको इजी कन्वीनियंस हो जाता है किसी भी चीज को पहचानने में, किसी भी चीज को बेचने में आपके लिए इजी हो जाता है, प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो जाता है, आपकी कंपनी की ग्रोथ होती है। बहुत सिंपल है, तो ये भी आप रीड करके जाओगे तो चलेगा। ये जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ वो एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, बाकी सारी चीजें नॉर्मल पढ़ लोगे, समझ लोगे एकदम से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि प्राइसेस की कुछ प्राइसिंग कुछ पॉलिसीज है, कुछ डिसीजंस है जो हमें इसके थ्रू लेने पड़ते हैं जब हम प्राइसिंग करते हैं, ठीक है। लास्ट आपके पास आता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में दोनों चीजें अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में आता है। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया था एज अ शॉर्ट, और वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज प्राइस और व्हाट इज द प्राइस, उसके आगे कुछ फैक्टर्स इसके पूछे गए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, कुछ भी उसके अंदर घुमा, तो कुछ आता ही नहीं है इसके अंदर ऐसा कि आपको घुमाए, क्या घुमाएगा, डायरेक्ट पूछेगा क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्राइस को, क्या ऑब्जेक्टिव है प्राइसिंग के, क्या पॉलिसीज है, क्या स्ट्रेटेजी है, व्हाट इज प्राइस। तो इससे ज्यादा क्या पूछेगा प्राइस के अंदर, कुछ नहीं, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट देखो प्राइसिंग की कुछ स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी कैसे कि क्या प्राइस को सेट करने में आपको कुछ कुछ स्ट्रेटेजी देखनी पड़ती है। 6 स्ट्रेटेजी है, मैं इसको 1 बाय 1 पहले आपको अच्छे से समझा देती हूँ, उसके बाद हम चैप्टर नोट्स के थ्रू पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला हम क्या करते हैं कि स्किप द क्रीम प्राइसिंग। क्रीम प्राइसिंग से आप, जैसे कि नाम से बहुत ज्यादा स्लोली सा लग रहा है, इसका मतलब है स्किम मतलब होता है कि चीजों को छांटना, स्किमिंग करना। तो कहता है स्किप द क्रीम प्राइसिंग। क्रीम प्राइसिंग मतलब वो, जैसे कि अगर आप मार्केट में नए हो, ठीक है, मार्केट में आप नए आए, आपने प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्कर का एग्जाम्पल ले रहा जाओ तो मार्कर आपने नया आप मार्केट में आपने मार्कर बनाना, नया आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया, डॉम्स का नया ब्रांड आपने स्टार्ट किया। आप सबसे पहले क्या चाहोगे, अब ये तो नहीं चाहोगे आते ही अरे भाई मैं एकदम करोड़पति बन जाऊं मार्केट में आते, ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। सबसे पहले आप आओगे, आपने मार्कर बनाया अपना, आपने ये सोचा होगा कि कम से कम मैं इतना तो कमा लूं कि मैं इस, अगर ये 20 रुपए का मार्कर बन रहा है, इसकी कॉस्ट 20 रुपए, तो एटलीस्ट मैं 20 रुपए कमा सकूं, राइट। तो इसमें यही कह रहा है स्किप द क्रीम प्राइसिंग। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्रीम प्राइसिंग लेते हैं कि धीरे धीरे हमारा बिजनेस ग्रो करे, उसके लिए हमें यहाँ पे चीजों को बहुत ज्यादा स्लोली जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वो चीजें सोचते हैं इसके हम क्रीम प्राइसिंग रखते हैं, जिससे कि हमारी बिजनेस में जितने कॉस्ट लगा रहा है एटलीस्ट उतना कम गेन कर सके, राइट। सेकंड हम देखते हैं पेनिस्टिव प्राइसिंग। ये जो है वो बिल्कुल अपोजिट है स्किप द प्राइस, स्किप द क्रीम प्राइसिंग का बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि इसके अंदर जो है वो बेनिफिट की बात करता है कि अब चलो हमने मतलब प्रोडक्ट में चलो हमने कॉस्ट को कंप्लीट कर लिया, अब देन हमें क्या करना है, प्रॉफिट चाहिए ना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पहला प्रीमियम प्राइसिंग। आप लोगों ने, जो भी बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, अगर उसने शेयर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें कहता है कि आपका शेयर पार पे इशू था, अब हमने उसे प्रीमियम पे इशू कर दिया है, आपको अच्छे से याद हो तो प्रीमियम का मतलब ही होता है एक तरीके का प्रॉफिट। जब आपकी कंपनी कभी भी किसी चीज के ऊपर प्रॉफिट चाहती है, उसको हम प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम पे इशू कर दिया, प्रीमियम पे दे दिया। प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब होता है कि पेनिस्ट्री के बाद भी आपका जो कंपनी का, आपकी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, बंदे आपकी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्यूमा का शूज बना रहे हो, भाई लोग बहुत पागल है कि वो प्यूमा के कपड़े, मतलब प्यूमा के शूज खरीदे, प्यूमा की चप्पल खरीदे, प्यूमा के सॉक्स खरीदे ना, तो लोग आपको कभी पैसा ज्यादा देंगे। तो आपकी गुडविल अगर अच्छी है मार्केट के अंदर तो आपको प्रीमियम पे प्राइसिंग आप रख सकते हो। नेक्स्ट आपकी इकोनॉमिक प्राइसिंग। इकोनॉमिक प्राइसिंग होता है जो इकोनॉमी के थ्रू प्राइस सेट होते हैं, इन्फ्लेशन को देख के, इन सब चीजों को देख के। नेक्स्ट आपके पास क्या है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ये अच्छा पॉइंट है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगी इसके ऊपर। तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आपकी ना, इंसान की एक साइकोलॉजी होती है, बहुत अच्छी साइकोलॉजी होती है इंसान की, कि इंसान क्या करते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी ऑफर चलता है, हर अब तो मोस्टली होता है 1299 का प्राइस है इसका, ये इस प्रोडक्ट का प्राइस है 599। अरे इंसान के माइंड में पता क्या चलता है, अच्छा इसके 500 है ना, तो इंसान माइंड में 500 कुछ लेके चलता है। अब जबकि एक्चुअल प्राइस उसका 600 है, बट लोग क्या सोचते हैं 599। ये लोगों की अट्रैक्शन के लिए, जो शॉपकीपर बैठा ना वो इसीलिए बैठा है कि जो कंज्यूमर है उसके माइंड में चलेगा अच्छा 500 कुछ का है, बट उसको भी ये पता, शॉपकीपर को भी पता है और कंज्यूमर को भी पता है कि हाँ 600 मुझे पे करने हैं। बट कहते हैं ना कि वो अट्रैक्शन ऑफ माइंड, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग सेट करता है, ठीक है। इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ता हूँ। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग का मतलब होता है कि
लाइन प्राइसिंग होती है ना, एक प्रोडक्ट के थ्रू आप एक प्राइसिंग, जैसे कि अभी मैं मेट्रो से कभी आप ट्रैवल करोगे तो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली तो आप देखोगे ना कि रजौरी गार्डन पे एक मेट्रो से आओगे तो बेसिकली बहुत जगह ऐसा होता है कि जब मैंने वहां पे बर्गर खाया था तो मैंने वहां पे प्राइस की थोड़ी सी मैंने देखा था कि वहां पे ना हम लोग अगर एक बर्गर का लेते हैं प्लेटर, उसके अंदर क्या था कि वो 99 का था, ठीक है, एक प्लेट में उसमें बर्गर वगैरह सब कुछ था, सेम प्राइस में 99, ठीक है, सब तीन वही था, कोल्ड कॉफी, बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज, वो 99 में वन प्लेट, राइट। अगर वही चीज उसके अंदर मेंशन था कि अगर ये दो बंदों के लिए ले रहे हो ना, यानी कि उसके अंदर दो बर्गर होंगे, फ्रेंच फ्राइज एक ही प्लेट होगा और दो कोल्ड कॉफी होगी ना, वो आपको 169 रुपए, आप 170 का समझ लो। तो ये जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये तो और क्या है, इसके अंदर एक प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग होती है इसके अंदर, यानी कि प्रोडक्ट के बेसिस पे कुछ हम प्राइसिंग करते हैं, जिससे कि बंदे को क्या करना होगा ना, अगर दो इंसान है, ठीक है, दो इंसान 19 फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सोचा बच्चा एक ही प्लेट में खा ली कोई बात नहीं, बट उन्होंने देखा यार इसके अंदर ऑफर चल रहा है, 30 रुपए बच जाएंगे और हम लोग दो लेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो दो खरीद लेंगे, समझ रहे हो ना बात को। तो ये इंसान के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को ये लोग गेन करता है, तो इसी से प्राइसिंग कुछ सेट होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करे बिना तो चले बच जाना, ठीक है। आई होप आपको चलो समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना एक्चुअल में, आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आप इतना वीडियो देख के पेपर देने जा रहे हो, आई होप आपका पेपर जाने वाला है फॉर श्योर, राइट। थोड़ा बाहर ये आवाज चल रही है, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए मैं इसको पहले आपके साथ नोट्स के साथ इसको मैं अच्छे से और क्लियर करती हूँ, देन हम वाले चैप्टर अपने स्टार्ट करते हैं, चैनल है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चलिए स्टार्ट। नोट्स ऑफ प्राइसिंग, मैंने आप लोगों को प्राइसिंग के बारे में बेसिकली काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, जिससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि प्राइसिंग एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की वर्थ बताना, किसी भी प्रोडक्ट की मूल्यांकन करना, दिस इज़ प्राइस, राइट। अब देखिए प्राइस जो है यहाँ पे गिवन है कि प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ अ मनी वेयर आप कोई भी आइटम्स को जो है वो नीड कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, प्रोडक्ट को खरीद सकते हो अपनी यूज़ के लिए, अपनी यूटिलिटी के लिए, राइट। देखिए कॉटलर ने कहा है कि प्राइस इज़ ओनली अ एलिमेंट जहाँ पे आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए भी काम कर सकते हो, खरीदने के लिए भी काम कर सकते हो, उसकी कॉस्ट को बताने के लिए, मतलब काफ़ी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें बेसिकली आपकी जो प्राइस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू पता करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की वर्थ पता करने के लिए, राइट। अब देखिए मैं इसके सिग्निफिकेंस देखूँ तो क्या है, आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, आप अपने बेसिक सेंस से भी से पता लगा सकते हो कि ये डिटरमाइन करता है फर्म की सक्सेस कितनी होगी। मैंने आपको बताया प्राइस जो है एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है किसी भी फर्म की सक्सेस का। अगर आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को एक जेन्युइन प्राइस रखोगे तो वो अच्छे से आपके फर्म को सक्सेस भी अच्छे से गिवन होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहेगा ये अफेक्ट करता है आपके कंपिटिटिव पोजीशन को। मैंने आपको बताया कि आपके बाजू में फॉर एग्जांपल किसी ने नाइकी की शॉप खोल ली, मतलब नाइकी का शोरूम खोल लिया और आपके भी है, तो जो प्राइस होगा वो एक कंपटीशन देगा। अगर उसके प्राइस कम है तो लोग उसके पास ज़्यादा जाएंगे, आपके पास कम आएंगे। तो प्राइस जो है वो एक फर्म की पोजीशन के भी मतलब कंपिटिटिव पोजीशन को भी एनालाइज करता है। नेक्स्ट है कि इन्फ्लुएंस करता है मार्केटिंग प्रोग्रेस को, मार्केटिंग कितनी प्रोग्रेस में जा रही है उसको भी। अगर आपके प्राइस अच्छे हैं, अगर प्राइस वो स्टेबल हैं लोगों के लिए, एक्विजिशन है, तो वहाँ पे भी आप लोग अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाओगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट होता है कंज्यूमर के लिए, ऑब्वियसली बात है प्राइस। सबसे पहले आप दुकान पे जाते हो सबसे पहले पूछो भाई कितने का दिया, भैया कितने का, अंकल ये, इस तरीके से आप लोग सब पूछते हैं, बेसिक नॉर्मल चीज़ है। तो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंज्यूमर के लिए कि वो अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये करता है हेल्प करता है कंज्यूमर को। अगर आप एक नॉर्मलाइजेशन, प्राइस का एक नॉर्मलाइजेशन, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्राइस को हम नॉर्मलाइजेशन कैसे रखते हैं। तो अगर आप एक नॉर्मलाइजेशन प्राइस रखोगे तो वो हेल्प करेगा कंज्यूमर को अपनी एक स्टेबिलिटी बनाने में, उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्म के लिए तो इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंस है। जब आप प्राइस को किस तरीके से अफेक्ट, मतलब किस तरीके से आप स्टेबल रखते हो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फॉर्म के लिए, राइट। इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों की कंपनी में, आप लोगों की कंपनी किस तरीके से फैक्टर्स अफेक्टिंग होती है। लाइक देखो मैं अगर आपको बताऊं बेसिकली कि आप लोगों के इंटरनल एक्सटर्नल कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को। इंटरनली आप लोगों को कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, सबसे पहले अगर मैं इंटरनली बात करूँ, कॉस्ट यानी कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी आई है, सबसे पहले वो अफेक्ट करेगा कि आपको प्राइस क्या रखना है। आपको पता है कि कॉस्ट अगर आपकी 50 रुपये आई है किसी भी प्रोडक्ट की पर प्रोडक्ट, तो आप लोगों को 60 to 70 एज अ प्रॉफिट मार्जिन देकर रखना है। तो आपके प्राइस को कौन अफेक्ट करेगा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, देन डिजायर्ड पब्लिक इमेज, यानी कि उस प्रोडक्ट की जो इमेज है पब्लिक में वो कैसी है, वो अफेक्ट करेगा। अगर ज़्यादा अच्छी होगी, मतलब ज़्यादा वो खरीदना चाहते होंगे, उसकी डिमांड भी
सॉरी फॉर दैट, उसकी डिमांड भी अफेक्ट करेगी आप लोगों की कंपनी को, आपके प्रोडक्ट को, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को। नेक्स्ट, प्रोडक्ट के मार्केट फैक्टर कौन कौन से है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, इंटरनल ये सब होगा। और प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, यानी कि प्रमोशनल किस तरीके से आप प्रमोशन कर रहे हो, प्रमोशन में अगर ज़्यादा खर्चा करोगे तो आपको प्राइस भी उस अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा, इस लाइक दैट। और अगर एक्सटर्नल फैक्टर की बात करूँ तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन जो भी कंपटीटर प्राइस होगा, जैसे कि अगर आपके मैं बात करूँ एक्सटर्नल, आपके बाजू में किसी ने नाइकी के शोरूम खोल लिया तो उसके प्राइस, मैंने आपको बताया उसका प्राइस अच्छा है, अगर इफ़ तो मतलब प्राइस कम है तो आप लोग क्या करोगे, उससे भी कम प्राइस रखोगे कि आपको आपकी कंपनी का जो एटलीस्ट आपकी कुछ तो सेलिंग हो, तो फिर वो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, बायर का बिहेवियर क्या है, किस तरीके से उस मतलब उसकी क्या वर्थ है वो भी आपको डिसाइड करनी है। इकोनॉमिक क्लाइमेट क्या है, क्या महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, इस तरीके से। गवर्नमेंटल लेजिस्लेशन है, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ यहाँ पे, जैसे गवर्नमेंट के कुछ भी रिफॉर्म्स आ गए वो यहाँ पे आपको डिपेंड करते हैं। तो ये तो था आप लोगों के लिए। अब ये देखिए यहाँ पे इसकी सब सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन किया कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को कैसे अफेक्ट करता है। डिज़ायर्ड पब्लिक इमेज, यानी कि पब्लिक को कैसी प्राइस चाहिए वो भी यहाँ पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट मार्केट फैक्टर, यानी मार्केट में उसकी क्या प्रोडक्ट, मैंने आपको स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ, मैंने भी आपको लास्ट चैप्टर में समझाया था लास्ट वीडियो में कि क्या होती है प्रोडक्ट लाइफ के क्या स्टेजेस होते हैं। यहाँ पे वही चीज़ें सिखाई गई हैं कि प्राइस स्कीमिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, तो ये आप ऑलरेडी रीड कर लोगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या है, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी क्या है, कंपटीटर के प्राइस क्या है, बायर का बिहेवियर क्या है, ये सब चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। नेक्स्ट, फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। इकोनॉमिक क्लाइमेट क्या है, गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन क्या है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी, इसलिए मैं आपको चीज़ें ना समझा रही हूँ, मैं आपको याद या रीड नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ कि आपको चीज़ें पता हो, एटलीस्ट आपको रटना ना पड़े चीज़ों को, राइट। अब देखिए, अगर मैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव की बात करूँ कि प्राइस का क्या, प्राइसिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चीज़ें आप अपने माइंड से समझ सकते हो कि प्राइसिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका जो आपने किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, आपकी फॉर एग्जांपल 50 रुपये आई थी, उसमें से आपने 70 रुपये उसकी प्राइसिंग कर दी, ठीक है। तो इसका सबसे पहले टारगेट क्या होगा कि आपका प्रॉफिट हो, सबसे पहली बात है। तो प्राइसिंग सेट करने का मतलब है प्रॉफिट सबसे पहला। नेक्स्ट, आपको रिटर्न आपको अच्छा मिल सके, वही प्राइस प्रॉफिट वाला रिटर्न आपको मिल सके, ठीक है। आपने जो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सके। आपका मार्केट शेयर, आप एटलीस्ट आपका मार्केट शेयर बढ़े, मतलब अब में जाए, आप अपने मार्केट शेयर में अच्छे से आ सको, इसके लिए भी आप प्राइस सेट करते हो। मीटिंग करते हो आप कंपटीटर से, मैंने अभी आपको बताया कंपटीशन है बहुत ईजी चैप्टर, बहुत नॉर्मल। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैंने आपको बता दिया। प्राइस स्टेबलाइजेशन मैंने आपको बताया कि ना बहुत ज़्यादा, अब ये नहीं है कि आपको 50 कॉस्ट आ रही है, अब 150 रुपये प्राइस रख दो, तो ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगा, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आपकी सब कुछ बेकार हो जाएगा, ना आपका प्रोडक्ट बिकेगा, ना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ना आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, ना आपका कंपटीशन में अच्छा कुछ भी होगा, और ना आपकी प्राइस स्टेबलाइजेशन होगी। स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है प्राइस को एक स्टेबल करना, कि वो जब आपका इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो उसमें वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये तो 5 हो गए जिससे कि आपको ये एग्जाम में आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइसिंग को सेट करने के, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रीड कर सकते हो। 5 ही पॉइंट्स है, 2 या 3 पॉइंट रीड कर लोगे, इनफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि प्राइसिंग की कुछ पॉलिसीज़ हैं या कुछ डिसीजंस हैं जो हमें लेने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, कि हम किस, और ये मैं आपको ऑलरेडी आई गेस बता चुकी हूँ, मतलब इस चीज़ को मैं स्टार्टिंग वीडियो में मैंने आपको समझाया था ये चीज़ें कि किस तरीके से हैं। ओके नो प्रॉब्लम, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ज़्यादा बड़ा नहीं है बट चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है बेसिकली, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है कि कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ डिसीजंस होते हैं जो हम प्राइस से रिलेटेड। सबसे पहले कॉस्ट ओरिएंटेड, ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, ये बहुत बेसिक है कि आपकी अगर कॉस्ट 50 रुपये है तो आप किस तरीके से आप अपना सेलिंग प्राइस सेट करोगे, प्राइसिंग किस तरीके से सेट करोगे, कॉस्ट प्राइस को देख के कि आपकी कॉस्ट जितनी आ रही है उसमें से आप कुछ प्लस करोगे अपना मार्जिन। अब किस तरीके से करते हैं, इसमें आप 3 चीज़ों का ध्यान रखते हो कि फुल कॉस्ट प्राइसिंग, कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइसिंग एंड लास्ट वन इज ब्रेकिंग इवन पॉइंट। ब्रेकिंग इवन प्राइसिंग में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ब्रेकिंग इवन पॉइंट या ब्रेकिंग इवन प्राइसिंग वो होते हैं जहाँ पे आप लोगों की ब्रेक इवन पॉइंट, सबसे पहले मैं ग्राफ अगर आपको समझाऊँ तो ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ये आप लाइफ टाइम याद रखना, इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक इवन प्राइसिंग में हम कैसे प्राइस सेट करते हैं, इसका मतलब होता है जहाँ पे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट जो कॉस्ट लगनी ही लगनी है, और वेरिएबल कॉस्ट होती है कुछ
जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। फिक्स कॉस्ट होती है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में ये कॉस्ट तो फिक्सली लगेगी ही, रॉ मटेरियल इतने का इतना, मतलब काफ़ी चीज़ें। बट वेरिएबल कॉस्ट होते हैं जो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर होती है, यानी कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें कम खर्चा लगेगा, जैसे कि पेन बना रहे हो उसमें कम खर्चा लगेगा और जूते बना रहे हो उसमें ज़्यादा खर्चा लगेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। बट फिक्स कॉस्ट होती है जो हर एक प्रोडक्ट में एक सिमिलर तरीके से लगती ही है, उसको हम कहते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट से हम जब प्राइस तय करते हैं तो वहाँ पे वो सिचुएशन होती है जहाँ पे इनकम और आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो इक्वल हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि आपकी यहाँ पे इस केसेस में ब्रेक इवन पॉइंट पे नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली सिचुएशन होते हैं। ना ही आपकी यहाँ पे कहता है कि जब आपकी इनकम और आपकी टोटल कॉस्ट, यानी कि जितनी भी आपने इनकम कमाई है वो आपकी कॉस्ट के बराबर होगी, जितना पैसा लगाया था उतनी ही आपको मतलब प्रॉफिट हुआ है इस तरीके से, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो गई है, तो उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपसे मैं अगर बात करूँ कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइसिंग, यानी कि कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है फुल कॉस्ट बेसिस पे, आपने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया वो तरीके से, या फिर फुल कॉस्ट प्राइसिंग यानी कि मार्कअप प्राइस रखते हैं। इन केसेस में यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है कॉस्ट प्लस प्राइजेस में क्या होता है, आप लोग एक आपकी कॉस्ट तो लगती है, फॉर एग्जांपल 50 रुपये कॉस्ट थी वो लगेगी, कॉस्ट के साथ साथ आपने डिजाइड कितना मार्कअप कितना डिसाइड किया था, और सेलिंग प्राइस। मार्कअप प्राइस होता है जब आप कोई डिस्काउंट वगैरह आप देखते हो कि मार्केट के अंदर आपसे आपको भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एग्जांपल से आपको तीनों पॉइंट समझा सकती हूँ। आप मार्केट में गए, आपसे किसी ने कहा कि आपने पूछा भैया कितने की, एक साड़ी कितने की है, उन्होंने कहा भाई 550 रुपये की है। उसमें से उन्होंने आपसे कहा कि डिस्काउंट लेस करके, कई बार मैंने बहुत ही नोटिस किया है चीज़ें, ये डिस्काउंट लेस करके आपके 500 की पड़ जाएगी। आपने कहा, आपने उससे ये नहीं कहा कि भाई डिस्काउंट दो या कुछ भी, उसने आपसे उसने कुछ नहीं कहा, आपने उससे नहीं कहा भाई डिस्काउंट दो, बट उसने खुद से कहा कि भाई 550 के डिस्काउंट लेस करके 500 पड़ जाएगी। तो ये जो आपसे मैं कहूँ कि ये जो 500 रुपये ना जो डिस्काउंट लेस करके उसने आपको दिया, ये आपका मार्कअप प्राइस बोला जाता है। मार्कअप प्राइस क्या था, मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करूँ, आपकी ये जो 550 है ना, ये तो आपकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये आपकी सेलिंग प्राइस है, और अगर आपकी साड़ी 450 में बनी है उसकी मेकिंग, तो वो 450 आपका सीपी है। आप लोगों ने आज तक दो ही चीज़ें पढ़ी है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो होता है जो कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट बनने में लगती है, दिस इज जो 450 रुपये, अगर प्रोडक्ट साड़ी बनने में 450 रुपये लगी और बिक रही है वो 550 रुपये की, दिस इज अ सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसके बीच में वो आपसे कह रहा है भैया एक काम, वैसे तो 550 की साड़ी डिस्काउंट लेस करके, डिस्काउंट अगर मैं डिस्काउंट लेस कर रहा हूँ, वो कहेगा भैया मैं 10% आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, दिस इज योर 500 रुपये बन गए अगर 10% डिस्काउंट ले रहे हो। भाई साहब आप एक बात बताओ, आप 10% डिस्काउंट कहाँ से दे रहे हो? अब जेब से तो नहीं देगा वो अपनी, आप एक बात बताओ, जेब से तो अपनी नहीं देगा, तो वो ये आपका मार्कअप प्राइस होता है। मार्कअप प्राइस वो होता है जहाँ पे आप डिस्काउंट मार्जिन रखते हो, उसको हम बोलते हैं मार्कअप प्राइस। ठीक है, तो इसमें भी उसका फायदा हो रहा है, उसमें भी इसका आप कह सकते हो 50 रुपये का फायदा ही हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होता है, मार्कअप प्राइस होता है जहाँ पे आप डिस्काउंट ऐड करके रखते हो। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, ओके वेट। ठीक है, आपको मार्कअप प्राइस, ये सब चीज़ें आपको इतना ज़्यादा घुसने की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए। फुल कॉस्ट प्राइसिंग क्या होता है, जहाँ पे आपको मार्कअप प्राइस ऐड होता है। कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग वो प्राइसिंग होती है जहाँ पे आप लोगों का कुछ प्राइस सेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ फुल, जहाँ पे मैंने आपको बताया सेलिंग प्राइस के बेसिस पे। और नेक्स्ट आपका ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे आपको नो प्राइस और नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम प्राइस सेट करते हैं, उसमें आपकी पॉलिसीज होती है कॉम्पिटिशन के बेसिस पे। मैंने आपको बताया कॉम्पिटिशन, देखो सबसे पहले आप कॉस्ट, तो हम बात करते हैं प्राइसिंग पॉलिसी या प्राइसिंग डिसीजन हम कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया कि हम कॉस्ट के ओरिएंटेड हम सबसे पहले प्राइसिंग पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम बताते हैं कंपटीशन के बेस पे कि हाँ कंपटीशन किस तरीके से, कॉम्पिटिटिव प्राइस यानी कि जो आपका कंपटीटर है उसका क्या प्राइस है, उसको हम बोलते हैं ऑन गोइंग रेट प्राइसेस भी बोलते हैं। तो कंपटीटिव यानी कि जो आपके, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आपके बाजू में किसी ने सेम शॉप खोल ली जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, सेम प्रोडक्ट बनाने लग गया, तो उसके कंपटीशन में उसका प्राइस क्या है, उसको हम कंपटीटिव प्राइस कहते हैं। प्राइसिंग अबव द कंपटीशन कहता है, प्राइसिंग हम उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे जो हमारे कंपटीटर के पास जो प्राइस है। उसके बाद बिलो द कंपटीशन, यानी कि देखिए इसमें कहता है कि सेट अ प्राइस हायर देन द प्राइस ऑफ कंपटीटर, जो आपके प्राइस, जो भी कंपटीटर ने आपके प्राइस सेट किया उससे अबव प्राइस को सेट करो। ठीक है, और उन सिचुएशंस में जहाँ पे मतलब आपका प्राइस उन सिचुएशंस में हाई होना चाहिए जहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रेस्टीज अच्छा होना चाहिए। मतलब एक बात मैं अगर आपसे कहूँ कि आप नाइके के शूज़ बना रहे हो, बाजू वाले ने भी नाइके के शूज़ बनाना स्टार्ट किया, बट आपकी जो क्वालिटी अगर वो अच्छी होगी तो आपके मतलब महंगे प्राइजेज में भी, हायर प्राइजेज में भी लोग आपका सामान खरीदेंगे, बिकॉज ऑफ आपकी प्रेस्टीज है मार्केट के अंदर, गुडविल होनी चाहिए, और नेक्स्ट आपकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि अगर आप कब किस बेसिस पे आप बिलो करते हो प्राइस में, तो अगर आपका कंपटीटर है, ठीक है, वो आपसे मतलब लोअर, अगर क्वालिटी लोअर है तो आप उस केसेस में क्या कर सकते हो, प्राइस को कम कर सकते हो अपने, कि कंपटीटर से पहले मैं कंपटीशन में जीत जाऊँ, उसके बाद फिर अपना मार्केट स्टेबलाइज कर लूँ, देन मैं
फिर मैं उसके बाद अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश करूँगा, अपने ग्रोथ करूँगा। नेक्स्ट आपसे कहते हैं स्केल बेस्ड प्राइसिंग। स्केल बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है, देखिए कहते हैं जब फर्म जो है वो compete करती है जॉब्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स, ठीक है। बिड मतलब होता है जो ऑफर करी जाती है जॉब बेस्ड ऑन किसी भी एक्सपेक्टेशन से कंपटीटर के बेसिस पे, तो वहाँ पे हम बोलते हैं स्केल बेस्ड प्राइस। वो होते हैं जब फर्म्स जो होती है वो compete करती है जॉब के लिए, ठीक है। वो चाहती है कि हमारी जॉब पे कोई ओरिएंटेशंस करे और हमारी जॉब पे कोई हायर हो, वर्कर्स लाए। उन केसेस में क्या करते हैं कि वहाँ पे वो स्केल बेस्ड प्राइसिंग करते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं कि प्राइसिंग मतलब जो भी आपका वर्कर होगा उसको आप क्या करोगे कि अच्छे दाम पे कहोगे, हाँ हाँ ठीक है, रिक्रूट करने के लिए उसको जॉब प्रोफाइल पे अच्छी सैलरी प्रोवाइड करोगे, उसको हम कहते हैं स्केल बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक सिरे से, तो कहता है कि डिफरेंट बायर्स को आप एक यूनिफॉर्मिटी दो प्राइजेस की, यानी कि जैसे कि आपका जो डेली कस्टमर है उसको आप कुछ छूट दे दो, या फिर कुछ उसके साथ मतलब कहता है कि पॉलिसी इज नॉट वेरी अनकॉमन फॉर सेलिंग प्राइजेस प्रोडक्ट्स टू, यानी कि आप हमेशा प्राइजेस को ना एकदम स्टेबलाइज करके मत रखो, ठीक है। कभी कभी कुछ उस पर वो भी दे दो, जिससे बाय वन गेट वन फ्री, इस तरीके से। नेक्स्ट आपसे कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशियल्स, तो हम पढ़ के आए हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशियल्स की मतलब प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना। दिस इज क्वालिटी के बेस पे, ट्रेड डिस्काउंट्स के बेस पे, कैश डिस्काउंट्स दे दो, प्रमोशनल डिस्काउंट्स होते हैं, सीजनल डिस्काउंट्स यानी सीजन के बेसिस पे कुछ डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट होते हैं जिसको हम कहते हैं फंक्शनल डिस्काउंट भी कहते हैं। ये वाले जो डिस्काउंट होते हैं वो जैसे कि 10% रिटेलर्स को दिया, 10% से रिटेलर्स पे, इसके बाद फिर इस तरीके से कुछ छूटे मिलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जिसे हम कहते हैं, ट्रेड के बेसिस पे, व्यापार के बेसिस पे। हम अभी पढ़ेंगे आगे रिटेलर्स क्या होता है, होलसेलर्स वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट आपको कैश डिस्काउंट देते हैं, जो मतलब कि क्या होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि अगर वो कहते हैं कभी कभी क्या होता है 12,000 किसी चीज़ की, आपके ट्यूशन वगैरह में ज़्यादा होता है, 12,000 अगर फीस है आपकी, अगर वो कहते हैं कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे तो हम आपको 14,000 की हो जाएगी वो, और अगर आप ऑन द हैंड प्रॉम्प्ट पेमेंट करोगे तो 10,000 में हो जाएगी। इस तरीके से कुछ ऑफर चलता है, राइट। तो वहाँ पे ये कहता है कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं। उन केसेस में आपका कुछ डिडक्शन हो जाता है कैश पे, ऑन द स्पॉट पेमेंट करोगे तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। प्रमोशनल डिस्काउंटेड होता है, ये मैं आपको बताऊंगी प्रमोशन, जब हम प्रमोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ पे मैं आपको ये वाला चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे आप मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 टर्म्स हैं जो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रमोशन वाले चैप्टर में। दिस इज योर 14 चैप्टर, तो डोंट वरी, मैं वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पे अगर आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। नेक्स्ट आपसे कहते हैं जोग्राफिकल प्राइसिंग पॉलिसीज़। यहाँ पे जोग्राफी के बेसिस पे हम प्राइजेस को सेट करते हैं कि किस कैटेगरीज में हम प्राइजेस को बांट रहे हैं, डिलीवरी के बेसिस पे, फैक्ट्री के बेसिस पे, सारे कस्टमर्स कहाँ के, इन बेसिस पे भी हम यहाँ पे लोकेशंस के बेसिस पे, जब हम जोग्राफी का मतलब ये आप समझ सकते हो लोकेशन से रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि प्रोडक्ट लाइन क्या है, प्रोडक्ट पॉलिसी के बेसिस पे, लीडरशिप पॉलिसी के बेसिस पे, प्रेस्टीज यानी आपका मार्केट में क्या गुडविल है, गुडविल के बेसिस पे, गुडविल क्या है तो आपके प्रोडक्ट किस प्राइस पे बिक सकती है, उस पर भी हम सेट कर सकते हैं प्राइस। नेक्स्ट ड्यूअल प्राइसिंग। ड्यूअल प्राइसिंग आपने सुना होगा कि जब सेम प्रोडक्ट की या सर्विस की चार्ज करते हैं 2 डिफरेंट रेट से, उसको हम ड्यूअल है, मतलब आप 2 से समझ सकते हैं, 2 प्रोडक्ट एक ही जैसे हैं, सेम है, उनको हम डबल प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं, उन केसेस में हम डुअल प्राइसिंग बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं वो डिफरेंट है लाइट कंजप्शन के लिए, यानी अगर लाइट और पावर दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग है तो उनको हम ड्यूअल कंसेप्टेड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गारंटी अगेंस्ट प्राइस डिक्लाइनेशन। प्राइस जब कम होता है तो उनके अगेंस्ट गारंटी दो। नेक्स्ट आपसे कहते हैं कि प्राइस, ये इतना सारा आपको, मैं आपसे कहूँ इतना सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग के 2 से 3 रीड कर लेना सिर्फ इनफ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका लास्ट आपका आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है ये आपको समझना है। प्राइसिंग को बनाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको ना वर्बली मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बट मैं यहाँ पे स्कीम द क्रीम प्राइसिंग मैंने आपको बताया कि ये जो होता है, ये जो एज अ नाम से आप देख सकते हो कि स्कीम द, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जैसे नेम से बता रहे कि जो स्ट्रेटजी है ना, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट बताते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो आप हाई प्राइसेस नहीं रख सकते, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है पेनिट्रेशन, मैंने बताया इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट आपका प्रीमियम, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इकोनॉमी, साइकोलॉजी और प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ से एक बार पहले वीडियो को पॉज करके इसको रीड करिए, ठीक है, बराबर से, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको रीड कर लीजिए बैठ के, ठीक है, ये पूरा फर्स्ट है। नेक्स्ट आपसे कहता है पेनिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रीमियम, देन आपका इकोनॉमी प्राइसिंग। एक जस्ट फटाफट एक कांस्टेंट रीड करिएगा,
ठीक है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपका, चलो ये तो आप 1 वर्ड तो आपके एग्जाम में आते ही नहीं है, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पूरा चैप्टर करके आइए। आई गेस ये मेरे को लगता है ये 50 मिनट के आसपास की वीडियो बनेगी ये दोनों चैप्टर्स को मिला के। तो 2x पे देखोगे तो 20-25 आधे घंटे में मैक्स टू मैक्स ख़त्म हो जाएगी समझते में। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आज की क्लास देन यहाँ पे खत्म करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हो रही होगी। और मैं जहाँ जहाँ कहती हूँ ना कि वीडियो को पॉज करके रीड कर लो, तो हैंड टू हैंड कर लिया करो, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए बाद में, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं नाउ। तो देखिए, हम बात कर रहे थे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपका सेकंड चैप्टर है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारा सिर्फ सामान तैयार हो जाता है। हमने देखा कि हमने प्रोडक्ट कैसे बनाना है, सब कुछ हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रिसर्च कर लिया। अब हम बात करेंगे कि हम जब सामान को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, यानी कि हमने सामान तो बना लिया, अब हम किस तरीके से किन किन स्टेजेस से होकर के हम कस्टमर तक उस सामान को पहुँचाते हैं, यहाँ पर हम ये देखेंगे। मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं आपको डायरेक्टली चीज़ें बहुत ज़्यादा जितना हो सके मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें बताना पसंद करूँगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम मार्केटिंग चैनल्स भी कहते हैं, जहाँ पे हम वो चैनल्स होते हैं जहाँ पे हम ट्रेड यानी कि मार्केटिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसको हम कहते हैं चैनल्स ऑफ मार्केटिंग। जिन जिन चैनल से जिस प्रोसेस से हम होकर गुजरते हैं उनको हम कहते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल एज अ सेट ऑफ फर्म एंड इंडिविजुअल टेक टाइटल और अ पर्टिकुलर प्लेस, जहाँ पे हम प्रोड्यूसर्स से लेके कंज्यूमर्स तक अपना प्रोडक्ट को किस किस वे से गुजारते हैं, दिस इज योर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के मैं बहुत आपको सिंपल बताना चाहूँगी, ये 4 चीज़ें हैं। इनके अलावा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं है। आप फालतू चीज़ें बिल्कुल मत पढ़ो। मैं ये नहीं कहूँगी पूरा नोट्स रिवाइज करो बैठ के, आज की रात है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मैं समझ सकती हूँ। सबसे पहले हम 0 लेवल पढ़ लेते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट चैनल, जहाँ से आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक बातचीत दे देते हो, उसमें आता है 0 लेवल। 0 लेवल यानी कि जिसमें आपको सिर्फ प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक की बात है, सिर्फ डायरेक्ट चैनल हो गया, सिंपल है। यहाँ अब एक एग्जांपल इसका देना चाहूँ तो यहाँ पे जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं ना, वहाँ पे क्या करते हैं, वो सीधा प्रोड्यूस करते हैं, सीधा कंज्यूमर तक पहुँचा देता है, बात खत्म। बड़े बड़े शोरूम्स में जाओ भैया, जाके सीधा सामान ले लो, दिस इज अ 0 लेवल, सिंपल है, जिसको हम डायरेक्ट बोलते हैं। इसे आप रीड कर सकते हो, जहाँ पे प्रोड्यूसर से सीधा कंज्यूमर तक बात खत्म। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आपके 3 आते हैं। 1 लेवल में आपके 1 पर्सन आएगा बीच में, 2 लेवल में 2 पर्सन आएंगे बीच में, 3 लेवल में 3 पर्सन बीच में आएंगे, ठीक है। सिर्फ यही डिफरेंस है, तो इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। सबसे पहले देखिए, इनडायरेक्ट चैनल में हमने आपको बताया 3 चीज़ें होती हैं। इनडायरेक्ट चैनल का मतलब होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर से सीधा कंज्यूमर तक नहीं पहुँच पाता, उसके बीच में कुछ इंटरमीडिएटरीज मिडल मैन होता है, जो अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो सिंगल चैनल में क्या होता है, सिर्फ एक मिडल मैन होता है, बीच में 1 पर्सन होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक के बीच में एक रिटेलर होता है, जहाँ पे आपका जो सामान है वो रिटेलर के, सबसे पहले आप प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करेगा, देन वो रिटेलर के पास जाएगा, देन वो कंज्यूमर के पास जाएगा। तो ये जो है वो सॉरी, ये बेसिकली क्या होता है, जब लोकल मार्केट में हम ज़्यादा लोकल मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो वो यहाँ पे होता है, जैसे कि ब्रेड्स हो गए। अब ब्रेड्स आपने देखा होगा, अगर आप लोग लोकल एरिया में रहते हो तो सुबह सुबह आता है एक दूध वाला, जहाँ पे वो ब्रेड्स देता है, दूध देता है, ये सब चीज़ें, बिस्किट्स देता है, पेटीज देता है। तो वो क्या करता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा होता है, देन वो रिटेलर बहुत सारे थोक में उसको सामान दे देता है, और रिटेलर क्या करता है, कंज्यूमर्स को वो थोड़ा थोड़ा करके वो देता है, राइट। तो ये तो आपका ये वाला हो गया सिंगल चैनल में, जब हम लोग सिंगल चैनल इनडायरेक्ट मेथड में करते हैं। नेक्स्ट आता है 2, यानी कि 2 बीच में आ जाते हैं। अब यानी कि प्रोड्यूसर से वो होलसेलर पे जाएगा, देन वो रिटेलर पे जाएगा, देन वो कंज्यूमर पे जाएगा। अभी नेक्स्ट चैप्टर में ना हमें एक चीज़ और भी पढ़नी है, दिस इज होलसेल रिटेलर के बारे में, होलसेल और रिटेलर के बारे में हम चीज़ें और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो चैप्टर मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं आप लोगों को बता दूंगी आपको कितना किस रेशियो में पढ़ना है, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। देखिए 2 लेवल चैनल में क्या होता है कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से होलसेलर पे गया, होलसेलर से रिटेलर पे, रिटेलर से कंज्यूमर पे, राइट। तो यहाँ पे आपसे क्या कहते हैं, ये वाला मेथड जो है वो बेसिकली फूड ग्रेन्स में, स्पीसीज़ में, यूटेंसिल्स में, इन सब में कॉमनली यूज़ होता है। आपको आप देखोगे, अगर आपने सदर बाज़ार का नाम सुना होगा तो आप कहते हैं वहाँ पे होलसेल में सामान मिलता है, इस तरीके से। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे ना बहुत सारा वो थोक में सामान लेकर आते हैं, देन वो रिटेलर्स को, वो दुकानदारों को देता है, और दुकानदार क्या करते हैं, देखिए आपने कभी सुना होगा मैं सदर बाज़ार जा रहा हूँ, ये इतना सामान लेकर आऊँगा। कोई बिजनेसमैन जो होते हैं, जो यहाँ पे आपकी लोकल शॉप्स पे, मतलब लोकल शॉप्स होती है जिनके आसपास घरों के, वो सदर से ही सारा सामान लाते हैं। तो सदर से जो सामान लाया वो कौन है, वो सदर से कौन लाया,
होलसेलर यानी कि प्रोड्यूसर जिन्होंने प्रोड्यूस किया उन्होंने होलसेलर्स को दिया, वो सदर में बैठे थे। सदर वालों ने ये जो आपके लोकल मार्केट्स को दिया, देयर आर रिटेलर्स, और रिटेलर्स ने आपको दिया यू आर कंज्यूमर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे बातचीत होती है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ 3 लेवल में, 3 लेवल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक एजेंट आ जाता है बीच में, और ये तब होता है जब आप बहुत बड़ा स्टेट लेवल पे जब आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। तो प्रोड्यूसर, मान लो गाँव में किसी ने सब्जियाँ बनाई, अब गाँव से यहाँ पे कोई एजेंट आया, वो लेकर आया, देन उसने क्या किया, उसने कहा कि सब्जी मंडी में उसने लोगों को दे दिया। अब लोगों ने क्या करा कि यहाँ से जो छोटे मोटे लोकल शॉप वाले थे वो गए वहाँ पे मंडी से सामान लेने, तो वो रिटेलर बन गया, रिटेलर से आपके पास आ गया, दिस इज कंज्यूमर। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये जो है वो वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता है, जहाँ पे एजेंट है वो आपका ऐड हो जाता है। जैसे कि अगर आपके कोई गांव में किसान है यानी कि खेती करता है, ठीक है, तो आप वहाँ से उसने खेती करी और कोई एजेंट था बीच में, उन्होंने कहा कि चलो मैं इसको दिल्ली पहुँचवा दूंगा, उनने ट्रांसपोर्टेशन किया, वाइडर चैनल था, तो उसने क्या करा कि एजेंट ने दिल्ली पहुंचाया सामान। दिल्ली में आने के बाद उसने कहा कि उसने सब्जी मंडी में, बेसिकली अब एजेंट ने सब्जी मंडी में पहुंचा दिया, सब्जी मंडी में पहुंच गया होलसेलर्स के पास। अब होलसेलर्स ने क्या करा, यहाँ पे जो आसपास आपके लोकल मार्केट्स में सब्जियां लगाते हैं वो वहाँ गए हुए थे, वहाँ सब्जी मंडी में, उन्होंने उनसे सामान लिया, ठीक है, तो उन्होंने रिटेलर्स को दे दिया, अब रिटेलर्स ने आपको दे दिया, दिस इज योर कंज्यूमर। तो ये 5 स्टेप से 3 लेवल चैनल में उन्हें गुजरना होता है, 3 लोग आ जाते हैं बीच में, ठीक है। आई होप आपको ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज अब पूरे चैप्टर में ये है। मैं नहीं कहूँगी अब आगे आप चैप्टर पढ़ो, मैं कह रही हूँ अगर ये पढ़ के चलेगा ना, इसके अलावा एग्जाम में और कुछ आएगा ही नहीं भाई। ये एग्जाम में क्वेश्चन यही से ही आता है, बहुत ज़्यादा पढ़ लो। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या पढ़ना है इसके अंदर, इंपॉर्टेंस में यूटिलिटी बढ़ाता है, यानी यूज़ बढ़ाता है, टाइम का, प्लेस का, पोजीशन का यूज़ बढ़ाता है। सिंपल बात है, कॉस्ट को जो है वो इनलेट करता है, यानी कि कॉस्ट का भी यूज़ ज़्यादा करता है ये भाई। जितने सारे मिडल मैन रखोगे तो सबको पैसा दोगे, फ्री में तुम्हारा काम नहीं करेगा। नेक्स्ट आपसे कहेगा अफेक्ट करता है मार्केटिंग डिसीजन को, ऑब्वियस सी बात है, मार्केटिंग में ज़्यादा डिसीजन लेना होता है। ये अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट को डिटरमाइन करता है, ऑब्वियस सी बात है। एजेंट तक सामान कब जाएगा, जब मार्केट में उस अवेलेबल मतलब प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी होगा। अब एजेंट से होलसेलर के पास तक कब जाएगा, जब उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि ये जो है वो परफॉर्म करता है मार्केटिंग फंक्शंस को, जैसे कि फैसिलिटेट करना, यानी कि प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करना, प्रोडक्ट को स्टोर करना। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं, वेयर हाउसिंग होती है। अरे बहुत सिंपल चीज़, तो आप चीज़ें बिना पढ़े भी लिख सकते हो कि ये वेयर हाउसिंग, स्टोर। अरे भाई साहब एक बात बताओ, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आने में जो टाइम लगता है, उसके बीच में स्टोरेज होती है, उसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन होती है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो आप एक बार रीड कर लेना। कंट्रोल को फैसिलिटेट करता है, फर्म्स की कमिटमेंट को, भाई उसने कहा था कि 15 दिन के अंदर आप लोगों की कस्टमर तक पहुंच जाएगा प्रोड्यूसर से सामान। तो भाई यहाँ पे कमिटमेंट की भी बातचीत होती है, तो उसको हम कहते हैं कि कमिटमेंट देना, यानी कि यहाँ पे फर्म की कमिटमेंट भी जो है वो जोर देती है, राइट। देखते हैं सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हम सिलेक्ट कैसे करते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बेसिकली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सिलेक्शन कैसे होता है, कि हम कैसे सिलेक्ट कर पाते हैं कि हमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑप्ट करना चाहिए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में भी कौन से 3 वाले, तो वो हमें यहाँ पे पता करने होते हैं फ्रॉम दिस स्टेप्स। लाइक हमारे पास 5 चीज़ें हैं, ठीक है, इससे हम लोग पता करते हैं कि हमें कौन से क्या बोलते हैं उसे, हाँ, हमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, मेरा एक ही मतलब अभी मैं आपको बताऊँ, मैं 3 वीडियो इकट्ठे बना रही हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, मैं सब भूल गई, तो वो कहीं ना कहीं हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन सा हमें चैनल को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल को हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। देखते हैं कि मार्केट को सबसे पहले, देखिए हमें डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले मार्केट को कंसीडर करते हैं। मार्केट में हम देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से हम यहाँ पे हम एक तो देखते हैं साइज़ ऑफ द मार्केट, मार्केट का साइज़ कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने मिडल मैन्स को सेट करते हैं कि हाँ हमें कितने मिडल मैन चाहिए एक्चुअल में, हमारे जो प्रोडक्ट का साइज़ कितना है, ठीक है। वो तो प्रोडक्ट चलो हम बाद में देखेंगे, पहले हम मार्केट को कंसीडर करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम कितने टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स है, कितना साइज, मतलब डिमांड का कितना साइज़ है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने मिडल मैन्स को सेट करते हैं कि एक्चुअल में हमें कितने मिडल मैन की नीड है। हमारा जो हमारा कस्टमर है उसका बाइंग बिहेवियर कैसा है, बाइंग हैबिट कैसा है, कि वो एक्चुअल में सामान खरीदता है या फिर सिर्फ ऑर्डर करके छोड़ देता है। उस ऑर्डर का साइज़ देखते हैं, जोग्राफिकल कंसंट्रेशन देखते हैं, मार्केट का कितना है, साइज़ ऑफ द मार्केट देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, और कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल मार्केट देखते हैं। तो यहाँ मार्केट के बेसिस पे हम कुछ फैक्टर्स सेट करते हैं, जिसके लिए हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि हमें एक्चुअल में कितने मिडल मैन की नीड है, क्या एक्चुअल में 3 मिडल मैन की नीड है, क्या इतना बड़ा मार्केट है कि मैं 3 मिडल मैन रख सकता हूँ, क्या मैं उनकी पेमेंट आगे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इन सब चीज़ों का भी ध्यान हमें रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि प्रोडक्ट कंसिडरेशन, प्रोडक्ट के बेसिस पे हम देखिए बहुत सिंपल सा है कि देखते हैं कि प्रोडक्ट ख़राब
ख़राब होने वाला है या फिर कम ख़राब होने वाला है। पेरिशेबल का मतलब होता है जल्दी ख़राब होने वाला, नॉन पेरिशेबल का मतलब होता है जो जल्दी ख़राब नहीं होता। तो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो जैसे कि जो जल्दी ख़राब हो जाता है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे वो है जिनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, तो उसके बेसिस पे भी हम जल्दी उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी, तो हम क्या करते हैं प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कंज्यूमर वाली टेक्निक भी अपना लेते हैं। कभी सिर्फ हम एक मिडल मैन रखते हैं बीच में कि हमारा जल्दी से जल्दी वो सामान जो है वो मतलब बिक जाए, ख़राब ना हो। ठीक है, साइज़ देखते हैं हम कि कितना प्रोडक्ट का क्या साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग क्या यूनिट वैल्यू है, क्या टेक्निकल नेचर है उसका, क्या प्रोडक्ट लाइन है, किस लाइन से होके होलसेलर पे, रिटेलर पे एंड ऑल। नेक्स्ट अगर मैं देखो कंपनी का कंसिडरेशन मतलब होता है बेसिकली हम देखते हैं कंपनी कितने लंबे समय से चल रही है, क्या एक्चुअल में वो इतना बियर कर पाएगी कि अगर हम 3 मिडल मैन बीच में रख लेते हैं तो क्या उनकी पेमेंट वो कर पाएगी, साइज़ कितना है, वो कितनी सक्सेसफुल हो पाती है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कंट्रोल ऑफ चैनल की क्या डिज़ायर है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करी जाती है बाय द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है उनके थ्रू कि मिडल मैन को कैसी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करी जाती है, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आपका मिडल मैन, मैंने आपको बताया जो मिडल मैन जो बीच में काम कर रहे होते हैं, इन तीनों को ही हम मिडल मैन कहते हैं बेसिकली। तो ये जो है आपसे कहता है कि मिडल मैन जो है वो क्या देखते हैं, ये है तीनों मिडल मैन यानी कि जो बीच में काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे मिडल मैन के पास नाम अलग अलग है, एजेंट और आपका रिटेलर, होलसेलर, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखते हो कि सर्विसेज जो भी प्रोवाइड हो रही है मिडल मैन के द्वारा वो चीज़ें देखते हैं, अवेलेबिलिटी देखते हैं कि क्या मिडल मैन की क्या अवेलेबिलिटी है, एटीट्यूड देखते हैं मिडल मैन को, ऑब्वियस बात है उसके सेल करने में कितनी पोटेंशियल है वो देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं कि क्या हमारे अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 50 रुपये प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है और आपको प्रोड्यूस करने में प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी 50 है और आप उसको 70 में बेच रहे हो, तो आप क्या जो बीच में जो मिडल मैन्स रखोगे उनकी कॉस्ट आप एक्वायर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक है मतलब क्या चैनल को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेक्शन कैसे करते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, राइट। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट पे जाऊँ तो नेक्स्ट आपसे कहेगा कि सिलेक्शन ऑफ द चैनल्स फॉर न्यू प्रोडक्ट, तो चैनल का न्यू प्रोडक्ट से कैसे, तो इसको आप एक बार रीड कर लो ठीक से। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो एक बार रीड कर लोगे, नहीं भी करोगे छोड़ भी दोगे तो कैसी बात है, बट एक बार रीड ज़रूर कर लेना। एग्जाम में कई बार एग्जाम में आ जाता है कि कैसे सिलेक्शन करते हैं न्यू प्रोडक्ट के लिए। अभी हमने प्रोडक्ट के लिए पढ़ा, न्यू कंपनी या न्यू प्रोडक्ट के लिए, तो 3 है आपकी, आप अच्छे से रीड कर लेना, राइट। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ कि मिडल मैन क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मिडल मैन हम यहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि आपके उसके बारे में जो भी आपके रिटेलर्स और होलसेलर्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं मिडल मैन की बात करूँ, सब समझिएगा कि मिडल मैन कौन होता है। मैंने आपको बताया जो बीच में काम करते हैं, ठीक है। तो मिडल मैन रेफर्स दोज इंडिविजुअल्स जो कि आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो बीच में एजेंट, ब्रोकर और आपके ये रिटेलर्स, होलसेलर्स हैं, ये सब के सब कौन होता है, आपके मिडल मैन होते हैं, ठीक है, जो बीच में काम कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि मिडल मैन जो है वो क्लासीफाई करेगा इन 2 तरीकों से, एजेंट मिडल मैन और मर्चेंट मिडल मैन। आपको इतना ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एजेंट मिडल मैन आपको वो पता है कि जिनको हम मर्चेंटाइल एजेंट्स भी कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो मतलब जो आप कह सकते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व तो होता है, बट वो ऑनरशिप यहाँ पे नहीं लेता है डायरेक्टली, ठीक है। वो सिर्फ एक कहते हो आप कमीशन लेता है, ब्रोकरेज चार्ज करता है, सिंपल सी बात है। वो होते हैं आपके एजेंट मिडल मैन। मर्चेंट मिडल मैन होते हैं जो पूरी की पूरी ऑनरशिप भी लेते हैं, वो कमीशन नहीं, वो प्रॉपर सैलरी चाहिए उनको, कमीशन नहीं चाहिए होता, उसको हम कहते हैं मर्चेंट मिडल मैन। इनके अंदर आपके होलसेल और रिटेलर्स आते हैं, जिनके हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इस पर ज़्यादा जोड़ नहीं दूंगी, सिर्फ आप ये चारों के चारों अच्छे से पढ़ो एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको गिवन है, वेट फॉर अ वाइल। ब्रोकर्स कौन होते हैं, ये चीज़ें आप लोग एक बार अच्छे से खुद से रीड कर लीजिएगा। ब्रोकर्स वो होते हैं दलाली करते हैं, बीच में जो दलाल होते हैं ना, उनको कमीशन आप देखते हो किसी भी चीज़ को, अगर वो बिकवाते हैं किसी चीज़ में, तो दलाल होते हैं, उनको बीच में दलाली करते हैं, उनको ब्रोकरेज चाहिए होती है, तो वैसा कमीशन आपको ब्रोकरेज लेते हैं आपसे। कमीशन एजेंट होते हैं जो कमीशन खाते हैं, कभी भी कोई से आपका प्रोडक्ट बिकवा देते हैं, उसके बीच में थोड़ा सा कमीशन चार्ज कर लेते हैं, सिंपल है। फैक्टर्स होता है, फैक्टर वो अदर टाइप एजेंट मिडल मैन होते हैं जो कि आपका मनी बनाने में, मतलब सेलिंग कर दिया उसकी मनी, तो वो आपसे कुछ प्राइजेस जो है वो सेट करवा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे ऑक्शनर मतलब होता है बोली लगाना। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कभी भी, अगर आपने पिक्चर्स वगैरह देखो, वहाँ पे जब बोली लगाता है, जो पर्सन बोली लगवाता है वो बीच में कुछ पैसा चार्ज करता है, उससे हम कहते हैं ऑक्शन चार्ज करना, और उस जो बोली लगवाता है उसको हम ऑक्शनर कहते हैं। तो बोली में जो पैसा चार्ज करते हैं उसको हम एज अ कमीशन बोलते हैं, ऑक्शन बोलते हैं, ऑक्शन मनी, तो वो ऑक्शनर होता है जिससे हम बोली लगवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मर्चेंट मिडल मैन, मैंने आपको बताइए ऑनरशिप ले लेते हैं किसी भी गुड्स से, जब वो प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोडक्ट को बिकवाते हैं, तो उसमें ये लोग मतलब कमीशन चार्ज नहीं करते, इसके अंदर उनको प्रॉपर पैसा चाहिए होता है, ठीक है, एज अ कमीशन नहीं, वो प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं वहाँ पे। तो होलसेल और रिटेलर्स होते हैं वो,
इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी कि होलसेलर्स क्या रिटेलर्स, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा। पहले चारों टर्म्स ही पढ़ लो, वही बहुत है, ठीक है, इस चैप्टर के लिए। अब देखिए मिडल मैन का काम क्या है, मैंने आपको बताया, इसको आप खुद से करोगे रीड कि मिडल मैन का मैंने आपको बताया मिडल मैन कौन होता है। मिडल मैन वो जो बीच में जो ये तीनों पर्सन काम कर रहे हैं ना, इनको मिडल मैन कहता है। और ये मिडल मैन आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं, आपको कितने मिडल मैन चाहिए और कितने नहीं चाहिए। तो एक बार आप इसको अच्छे से खुद से रीड करो। और लास्ट आपका इस चैप्टर में बचता है कि अगर हम मिडल मैन को हटाते हैं तो क्या होता है। तो ये आपका है कि मिडल मैन हटते हैं तो ये फेवर है उनका, ठीक है, कि हाँ मिडल मैन हट जाने चाहिए, बहुत सारा काम मतलब बहुत सारा हमें पे भी करना होता है ना, और ये अगेंस्ट है उसके कि मिडल मैन नहीं हटने चाहिए। तो एक बार आप इसे दोनों रीड करो, देन मैं इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पुट डाउन करूँगी, ठीक है। आप इसको ज़रूर करके जाइएगा। और ये इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, इनको ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे कह रही हूँ ये चैप्टर के इस क्वेश्चन मतलब बेसिकली आपने ये चैप्टर कर लिया है ना, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। दिस इज़ माई गारंटी टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये चैप्टर मत छोड़ के जाइएगा, ये आपको पूरा का पूरा वीडियो को पॉज करके इसे कर लीजिए और मिडल मैन वाला पॉइंट अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट चैप्टर में भी इसलिए वजह से मैंने आप पे अभी आपको नहीं रीड करवाया क्योंकि इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम अगेन करने वाले हैं। हम लोग मिडल मैन वाला जो कॉन्सेप्ट है, मर्चेंट मिडल मैन, और उसके बाद होलसेलर रिटेलर, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती। इसमें सिर्फ आप एजेंट वाला कर लो, एजेंट वाले के चारों टाइप्स कर लो, जिससे कि आपको एक बारी की क्लैरिटी हो जाए। अगर आप ज़्यादा करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अभी आप ये वाला करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग इस पूरे के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। मैंने ऑन द ब्लैक बोर्ड भी समझाया है, यहाँ पे भी अच्छे से आपको क्लियर करवा दिया है। तो आप एक बार अच्छे से पहले इसको बैठ के रीड करो, देन हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में होलसेल रिटेलर्स के बारे में, और एक और चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। देन यूनिट नंबर 5 के बाद आपकी ये पूरी बुक खत्म हो जाएगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।